सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऐसे ही क्वेश्चन और आते जाएंगे। अब से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे मुझे टाइम होता जाएगा मैं ऑल एंड ऑल जितने भी पेपर्स हैं सबके सीटेट के ओटेट के सबके क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी। ऑलरेडी जिनको प्रिपेयर होना है फर्दर एग्जाम्स के लिए तो वो मेरे एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। एमसीक्यूज़ मैंने सॉल्व कराया है एंड बहुत सारे यूट्यूबर के पास आप लोग जाते रहते हो पढ़ते रहते हो, बट ठीक है सबके साथ पढ़ो एंड हो सके तो प्लीज़ शेयर विद एवरीवन। एंड जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमें 3000 के टारगेट तक पहुंचना है। ओनली हम 2691 तक पहुंचे, 9192 है अभी, और मुझे एक 3000 तक पहुंचने से अच्छा लगेगा न्यू ईयर के साथ। सो मे बी आप लोगों से होप है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर भी कर दो। प्लस इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चीज़ पढ़ाती भी हूँ। सो ये अच्छा भी लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बोल दोगे, हाय बोल सकते हो, अच्छा लगा तो गुड बोल सकते हो, जो भी आपकी अकॉर्डिंग आप एक कमेंट भी कर देना। ये मेरे लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन होगा एंड उसके साथ साथ आपके लिए भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्वेंट लर्निंग इज वेरी कॉमन इन। ऑब्जर्वेंट लर्निंग मतलब क्या, अवलोकन करके पढ़ना, ठीक है, अवलोकन करके पढ़ना। तो कौन से एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो अवलोकन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू पढ़ाई करते हैं या स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं? तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? ह्यूमन चिल्ड्रन। मैं ऑलरेडी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसमें आपको ह्यूमन चिल्ड्रन का इमिटेशन वाला स्टेज मैंने आपको बता दिया था। नंबर 2 में आ जाते हैं। पैवलव enunciated his ideas while studying the physiology of digestive system in dash। आप जानते हो कि पैवलोव का कंसेप्ट किस पे आया था? कैट पे। आपके बुक में कैट पे आया था या डॉग पे आया था? राइट, डॉग पे आया था। मैं कंफ्यूजन कर रही हूँ आपके लिए भी, तो आप मुझे आंसर दे सकते हो कि पैवलोव का जो थ्योरी था उसका और नेम क्या है, अदर नेम क्या क्या है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो पैवलोव enunciated his ideas while studying the physiology of digestive system in dash। तो आपको पता है ये डॉग होगा, ठीक है। पैवलोव का कंसेप्ट फिर भी और डिटेलली पढ़ेंगे, ऑलरेडी वीडियोस हैं, फिर डिटेलली पढ़ेंगे। डैश थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग आ गया, ठीक है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ द थ्योरीज ऑफ पैवलोव। पैवलोव का जो थ्योरी था डॉग्स के ऊपर, उसके थ्योरीज को किसने एक्सटेंशन किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू? किसका कंसेप्ट आएगा आप बता दो? दैट इज स्किनर का, ठीक है। मैं डायरेक्टली आंसर की तरफ जा रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे टाइम भी मेंटेन करना है और आपको बोर भी नहीं करने देना है, तो फटाफट फटाफट पढ़ रहे। डैश इज द की टर्म फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग। कौन सा ऐसा की टर्म है, जैसे बोलते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सेंट्रल पॉइंट पे कौन सा टर्म को यूज किया जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में और ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझने के लिए? तो दैट इज योर, मैं बार बार आपको बोलती हूँ, री इन्फोर्समेंट। दैट मीन्स वन काइंड ऑफ रिवार्डिंग प्रोसेस। री इन्फोर्समेंट क्या होता है? शाबाशी देना। ये पनिशमेंट भी इसी के अंदर आता है। जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो शाबाशी मिलती है, जब कोई गलत काम करता है तो उनको क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है। तो उस अकॉर्डिंग री इन्फोर्समेंट, ठीक है, रिवार्डिंग, वन काइंड ऑफ रिवार्डिंग बोल सकते हो, रिवार्ड देना, ठीक है, रिवार्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द अदर स्टिमुली इज कॉल्ड डैश इन क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग मैंने आपको पूछा था, पैवलोव का जो थ्योरी है उसको अदर वे में हम लोग क्या बोलते हैं, अदर नेम पे क्या बोलते हैं? तो क्लासिकल कंडीशनिंग है। सो वहाँ पे जो अदर स्टिमुलीज यूज हो रहा था वो कौन से स्टिमुलीज है? देखो, एक है कंडीशन स्टिमुली और एक होता है अनकंडीशन स्टिमुली। जब अदर स्टिमुली बोला जाए तो दैट वन इज अनकंडीशन स्टिमुली, राइट। अभी चलो, स्किनर्स एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड अपॉन डैश एंड अदर एनिमल्स। स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट था कौन सी एनिमल के ऊपर स्पेसिफिक हुआ था एंड अदर एनिमल्स को भी रखा गया था। तो कौन से एनिमल्स पे स्पेसिफिक किया गया था? पीजन्स, फिशेस, ट्रीज, किस पे हुआ था बता लो। स्किनर का एक्सपेरिमेंट, ये नॉर्मली आप जब स्किनर पढ़ते हो तो ये चूहे का आपको याद आता है, रैट और चूहा, ठीक है। बट उनका जो एक्सपेरिमेंट था और भी एक्सपेरिमेंट, तो वो पीजन्स के ऊपर भी हुआ था। सो इसलिए पिजन्स एंड अदर एनिमल्स भी मेंशन है। जब एनिमल्स मेंशन है दैट मीन्स रैट आ गया, एंड पिजन्स कुछ मेंशन नहीं है तो पिजन्स। फिशेस एंड ट्रीज के ऊपर उनका कोई भी कंसेप्ट नहीं आया था। नंबर 7, द apparatus which was specially designed for the Skinner's experiment was also known as Skinner's dash। स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट का बॉक्स था, मैंने आंसर ही बोल दिया आपको। स्किनर का एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे कुछ बॉक्सेस बनाए गए थे, ठीक है। देखो ऐसा कुछ बॉक्स बनाया गया था एंड इस बॉक्स में उन्होंने अपने चूहे को क्या किया, इधर एक ओपनिंग था जहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जाता था, जो भी पैलेट्स, एंड अंदर ना स्विच था।
एंड एक लीवर जैसा था, जैसे ही चूहा उसको अप करता था तो ये ओपन होता था एंड ग्रीन लाइट जलती थी एंड फूड आता था। जब वो गलत वे से डाउन कर देता था तो रेड लाइट जलती थी एंड खाना नहीं आता था, उसको पनिशमेंट मिलता था। तो ऐसे ही कंसेप्ट था स्किनर का, तो वहां पे जो उन्होंने यूज किया था दैट इज द बॉक्स। बॉक्स उन्होंने यूज किया। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 7 के बाद नंबर 8 पे चलते हैं। ओके, देखो, द अदर नेम ऑफ पैब्लोवियन कंडीशनिंग इज, पैब्लोवियन कंडीशनिंग को हम क्या बोलते हैं? देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले ही पूछ लिया था कि पैब्लोव की जो कंडीशनिंग थ्योरी है उसका अदर नेम क्या है, तो दैट इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। उसको क्लासिकल क्यों बोलते हैं? बिकॉज बहुत ही पुराना है, रेट्रो है एंड उन्होंने पूरा ट्रेडिशनल वे में एक क्या बनाया था, टेबल बनाया था, एक्सपेरिमेंटल टेबल, एंड उसमें क्या था। ओके, अगर पूछा जाए स्किनर का बॉक्स पहले, बॉक्स का मतलब जो भी थ्योरी है वो पहले आया था या थॉर्नडाइक का आया था? सो थॉर्नडाइक का बॉक्स बहुत ही फेमस था बिकॉज उन्होंने कैट के ऊपर किया था एंड उनका थ्योरी पहले आया था तो वो पहले हो जाएगा बॉक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, डैश टू लर्न इज रिलेटेड टू मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। डैश टू लर्न, ठीक है, ये क्या है? सीखने का जो इच्छा रहता है तो इसको क्या बोलते हैं पता है? जब सीखने का इच्छा हो तो दैट इज कॉल्ड इंसाइट टू लर्न। आपका जो इन विजन है, आप जो देखना चाहते हो, आप जो सीखना चाहते हो, तो दैट इज कॉल्ड इंसाइट। डिग्निटी नहीं होगा, इंटेंट और साइकिक पावर नहीं होगा। इंसाइट टू लर्न इज रिलेटेड टू मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परसेप्चुअल लर्निंग इज लर्निंग ऑफ, परसेप्चुअल मतलब रिसीव करना, आपको मैं बोल चुकी हूँ, रिसीव करना, परसीव करना, कंसीव करना, ऐसे टाइप के वर्ड्स आते हैं। तो ये पूरा क्या होता है, जब भी आप रिसीव करते हो तो रिकॉग्नाइज करते हो, याद करना, यानी रिकॉग्नाइज करने के बाद चीज़ों को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फंक्शनल होल, टोटल जो भी एक्टिविटीज़ है जो फंक्शनल है उसको हम लेते हैं। स्टिमुलस, एस आर स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शन, वो पैवलव का है, स्किनर का है, थॉर्नडाइक का है, बट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, नंबर 11 पे चलते हैं। डिस्टिंग्विशिंग the cell sorry distinguishing the call of birds is an example of, call of birds जो birds बोलते हैं, मतलब जो साउंड्स क्रिएट करते हैं वो क्या है? सो दैट इज कॉल्ड, ये आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये परसेप्चुअल लर्निंग है। क्या है? परसेप्चुअल लर्निंग। कंडीशनिंग क्या होता है? जब आप उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हो, दैट मीन्स वन काइंड ऑफ रिवार्डिंग। स्टिमुलस रेस्पॉन्स। वर्बल लर्निंग क्या होता है? आप उसको बोल बोल के इंस्ट्रक्शन दे के सिखा रहे हो। परसेप्चुअल लर्निंग क्या होता है? देख के वो जब सीखता है। तो बच्चा, जो भी बर्ड्स के बच्चे होते हैं, वो मादा बच्चे, मतलब मादा जो पक्षियाँ होती हैं या जो भी उसमें मेल फीमेल जो बर्ड्स होते हैं, वो जैसे जैसे बोलते हैं वैसे देख के सीखता है। तो दैट इज कॉल्ड परसेप्चुअल लर्निंग। 3 फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं लर्निंग को? नेम दैम। वैसे फैक्टर्स को आपको नेम देना है, कौन से होंगे? फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंट, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, सोशल मोटिवेशन, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल मोटिवेशन, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल मोटिवेशन। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? तो ये पहला वाला ही होगा, दैट मीन्स फिजियोलॉजिकल, बॉडीली, एनवायरमेंट, सराउंडिंग, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव। तो ये 3 जो पॉइंट आ गया नॉर्मली, ये कैप जैसा ही आ गया। कॉग्निटिव, ठीक है, एनवायरनमेंट तो आ ही रहा है इसके साथ साथ, इफेक्टिव, कॉग्निटिव हो मतलब तो इफेक्टिव आएगा, देन साइकोमोटर भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देख लेना। ठीक है, अभी देखो, मैच द लिस्ट 1 एंड 2। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को करेक्टली मैच करना है। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? पहला चीज़ है जो जानते हो मैच कर लो। क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलॉव ने दिया। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दिया। इनसाइट लर्निंग, देखो, इनसाइट लर्निंग जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, एंड लास्टली एक ही बच गया, तो दैट इज द एबिंगॉस। एबिंगॉस ने दिया एक्विजिशन एंड रिटेंशन का। तो ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा पूरा A3 है। ठीक है, 3 A3 आ गया, मतलब 3 होगा। देन देखो, ठीक है, क्या क्या आ जाएगा? A3 होने से ऑपरेंट का स्किनर, सो 3 4, इनसाइट का ये, तो 1 एंड ये 2, 3 4 1 2। ठीक है, चेक कर लो अभी 3 4 1 2 जहाँ पे होगा 3 4 1 2 वो आपका आंसर है। तो दिस वन इज योर आंसर, 3 4 1 2, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन 15 नंबर पे आ जाओ। मैन लर्न्स बाय डैश एंड व्हेयर इज एनिमल लर्न्स बाय डैश। आपको मैंने बोला था कि मैन कैसे सीखता है, बच्चे कैसे सीखते हैं? इमिटेशन, ऑब्जर्विंग। सो आपका आंसर हो गया पहला तो ऑब्जर्विंग, लर्न करते हैं बच्चे, लर्न करते हैं बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, एंड एनिमल्स लर्न करते हैं डूइंग, मतलब
खुद से करके सीखते हैं। देन देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, नेशनलिटी ऑफ एविंगस। एविंगस कौन से नेशनलिटी के साइकोलॉजिस्ट थे या एजुकेशनिस्ट थे? जर्मन, रशियन, अमेरिकन, फ्रेंच। बोलो कौन सा होगा, किसी को पता है तो बोल सकते हैं। सो दैट इज, आपको मैं बोल दूं कि एविंगस जर्मन के थे। कहाँ के थे? जर्मन के थे। ओके, देन देखो 16 पे आ जाओ, सिमिलरली ऑफ मटेरियल्स हिंडर्स लर्निंग इन। सिमिलरली ऑफ मटेरियल्स हिंडर्स लर्निंग इन डैश। देखो, अगर दो मटेरियल सेम सेम रहे, एक बार बच्चा सीख गया, ठीक है, दूसरी बार सेम काम को करने में उसका इंटरेस्ट क्या होता है, धीरे धीरे हिंडर होता है, कमते जाता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? सो बोथ काइंड्स ऑफ इनहिबिशन। बोलोगे सेम चीज़ें क्या करती है, रिपीटेशन होने से बोरिंग लगता है, एंड इनहिबिशन काम का जो इंटरेस्ट है उसको कम कर देता है। नंबर 17 में आ जाओ, सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि जो बच्चे नहीं पढ़े हो, जैसे कि एन यू एंड वाई यू आप लोगों के सेकंड सेमिस्टर में है एंड फोर्थ सेमिस्टर में भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है तो अभी के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस कर लो, बाद में जब पढ़ लोगे और डिटेल देख सकते हो, ठीक है। तो सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉरगेटिंग, वन ऑफ दीज फैक्टर्स जो बोला गया है, मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया था कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करता है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, तो दैट इज द 17 नंबर। 17 नंबर क्या है? रेट ऑफ ओरिजिनल लर्निंग, फ्रेश एग्रीगेट्स, मेजर्स ऑफ रिटेंशन, नेचर ऑफ रीइंफोर्समेंट। सो दैट इज रेट ऑफ ओरिजिनल लर्निंग, रेट ऑफ ओरिजिनल लर्निंग, ठीक है। नंबर 18 पे आ जाते हैं, मोटिवेशन एक्सप्लेन्स। मोटिवेशन क्या एक्सप्लेन करता है? सोशल बिहेवियर, चाइल्ड बिहेवियर, वाई ऑफ बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर। मोटिवेशन बोला गया है, ठीक है। वाई ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर क्यों दिखाना चाहिए, कैसे दिखाना चाहिए, ये मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी देखो, स्किनर इन हिज स्टडीज, क्वेश्चन नंबर 19 में आ गया है, स्किनर इन हिज स्टडी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंटेड विद डैश। स्किनर किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था बताओ? अभी कंफ्यूज हुए ना? देन देखो, स्किनर का एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में बहुत सारी जगह पे आप कंफ्यूज होते जाओगे। देखो अभी क्या है, ऑप्शंस में रैट भी है, पिजन भी है। स्किनर का एक्सपेरिमेंट स्पेशली ये स्टार्ट हुआ था रेड्स के ऊपर से, बट उनका जो स्टडी मटेरियल था, मतलब उन्होंने जो टारगेट बनाया था कि जस्ट लाइक वुडन पैक्स को उठाना है या फिर नाम को चूज़ करना है। देखिए ना, पिजन्स को भी यूज़ किया जाता है कार्ड्स चूज़ करने के लिए या नेम चूज़ करने के लिए, तो वैसे ही पिजन्स में फर्स्ट हुआ था। तो फर्स्ट उन्होंने टारगेट स्टार्ट किया था रैट्स के साथ, बट लेटर ऑन उनका जो स्टडी था वो पिजन्स के ऊपर हुआ। सो दैट यहाँ पे हम मेनली अगर बोलते हैं कि किस पे हुआ, तो उन्होंने टारगेट दिया था पिजन्स के ऊपर। अगर ऑप्शन में पिजन ना रहे तो रैट होगा राइट आंसर। देन नंबर 20 में आ जाते हैं, तो लर्निंग इज मोडिफिकेशन ऑफ डैश थॉट एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग इज मोडिफिकेशन ऑफ वर्ड। बोलो लर्निंग किसका मोडिफिकेशन होता है? लर्निंग के थ्रू कौन सा चीज मोडिफाइड होता है? आपका बिहेवियर, ठीक है। आप जब अपना थॉट देते हो या फिर आपका एक्सपीरियंस देते हो, तो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है लर्निंग के थ्रू। देन देखो, फुल फॉर्म ऑफ, मैं एवरी टाइप के क्वेश्चंस को मतलब मिक्स करके ला रही हूँ, कंबो करके ला रही हूँ। तो देखो, फुल फॉर्म ऑफ RTE एक्ट क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसका फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। एक्चुअली बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं, आर टी को कैपिटल कर देते हैं, क्या करते हैं, टी को कैपिटल कर देते हैं, राइट टू एजुकेशन। ऐसे तो क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, राइट टू एजुकेशन जो ऐसे मेंशन है RTE, तो टी को बहुत लोग क्या करते हैं, कैपिटल कर देते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है, टी तो टू लिखा जाता है ना, राइट टू एजुकेशन। सो इसलिए टी को मैंने स्मॉल डाला है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये बच्चों का एजुकेशन के लिए था, एंड इसके अकॉर्डिंग टी होगा राइट आंसर, राइट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो फुल नेम पूरा जान लो। तो राइट टू एजुकेशन कहाँ से लिया गया? RTE। सो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। देन नंबर 22 में आ जाते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एक्ट इज बेस्ड ऑन which article of constitution of India? कौन से आर्टिकल पे डिपेंड करता था? कौन से आर्टिकल पे डिपेंड करता है या डिपेंड करता था? तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। याद रखो, आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 21A, ठीक है, 86th अमेंडमेंट एक्ट एंड 21A। तो ये में क्या बोला गया? फ्री कंपल्सरी एजुकेशन,
ठीक है, बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन 6 टू 14 ईयर्स के एज ग्रुप को देना है। 23 में आ जाते हैं, हाउ मेनी सेक्शंस आरटी 2009 एक्ट हैज, कितने सेक्शन यहाँ। तो मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्शंस आरटीई 2009 एक्ट हैज, कितने सेक्शंस हैं। तो इसमें याद रख लो 38 सेक्शंस हैं। ठीक है, नंबर 24 में चले जाते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दैट स्टेट, कौन से स्टेट को छोड़ के पूरे इंडिया में एक्सपांड हो चुका है, तो वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ओनली एक्सपांड नहीं हो पाया, बाकी जगहों पे ये हो चुका है। राइट टू एजुकेशन एक्ट याद रखना। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, चिल्ड्रन ऑफ व्हिच एज ग्रुप विल बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन कौन से एज ग्रुप के बच्चों को दिया गया है, अभी मैंने आपको बोल दिया था 6 टू 14 ईयर्स। देन देखो, एलिमेंटरी एजुकेशन कवर्स एजुकेशन फ्रॉम क्लास डैश टू क्लास डैश। एलिमेंटरी एजुकेशन बोला गया है, एलिमेंटरी। ठीक है, एलिमेंटरी एजुकेशन 1 टू क्लास 8 होता है। कौन सा क्लास का है, 1 टू क्लास 8, प्राइमरी अपर प्राइमरी। Then देखो number 27, as per the act, private and specified category schools shall admit dash percent of children belonging to weaker section and disadvantaged group in class 1। तो कौन सी बच्चों को यहाँ पे एडमिट करना है, weaker section and disadvantaged children, इतना याद है। तो सारे जो स्पेसिफिक कैटेगरी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, कितने परसेंट बच्चों को एडमिशन देंगे, तो दैट इज 25%, याद रख लो 25%। ठीक है, ऐसे कोई भी बुक में मेंशन नहीं होता है, तो बार बार आपको मैं बताते जा रही हूँ 25%। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन एडमिटेड इन द एज एप्रोप्रिएट क्लासेस एंड ब्रिंग दैम टू लेवल ऑफ देयर क्लासमेट्स, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ डैश। देखो, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन एडमिटेड इन द एज अप्रोप्रिएट क्लासेस, जहाँ पे एज मैटर करता है, सारे सेम एज ग्रुप के हैं, तो इस टाइप के हम जो क्लासरूम में उनको डालते हैं, तो इनको हम कौन से प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सेम बोलेंगे कि पढ़ने के लिए ईजी होगा। सो ऑप्शन नंबर स्पेशियल, मतलब ऑप्शन नंबर बी स्पेशल ट्रेनिंग। स्पेशल ट्रेनिंग, तो हमें बच्चों का लर्निंग को इम्प्रूव करना है, तो एज स्पेसिफिक क्लास है, एज अप्रोप्रिएट क्लासेस है, एंड ब्रिंग दैम टू लेवल देयर क्लासमेट्स, सारे क्लासमेट्स को हम लेवलिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, स्पेशल ट्रेनिंग है, ये स्पेशल ट्रेनिंग है। देखो नेक्स्ट आ गया 29, 30 तक जाएंगे, उसके बाद का जो 20 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन कल फिर मैं बताऊंगी। सो इन्हें एसएमसी, ठीक है, एसएमसी द डैश परसेंट ऑफ द एक्चुअल पेरेंट्स विल कॉम्प्राइज एट लीस्ट डैश। ठीक है, ये स्कूल मैनेजमेंट जो पूरा प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग है, एंड 29 का आंसर है दैट इज 75। सो ये आपका 75% एक्चुअल पेरेंट्स विल कंप्राइज एट लीस्ट। ओके, देन देखो, इफ एसएमसी ऑफ ए स्कूल, इफ एसएमसी ऑफ ए स्कूल हैज 16 मेंबर, एक एसएमसी स्कूल के एसएमसी में 16 मेंबर है, देन द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर इन द एसएमसी विल बी, कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 8। सोचो, इक्वल इक्वल, ओके, 8 मेल्स 8 फीमेल्स। तो इतने क्वेश्चंस को मैंने डाल दिया, बाकी आपको कल मैं पढ़ाऊंगी। एंड आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो और भी ज़्यादा मुझे मोटिवेटेड करना, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्या 50 क्वेश्चंस आएंगे रेगुलर मोड पे, आपका प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। एंड हो सके तो आपका CBZ पे भी मैं ले आऊँगी क्वेश्चंस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। देन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आज का क्लास कैसा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, हैव अ गुड डे।